हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी करंट। एसी करंट में काफ़ी हद तक मैंने गणित के जो भी पार्ट यूज़ में आते हैं वो मैंने पिछली कक्षा में आपको बताने का प्रयास किया। आज उन्हीं सारे भारों मतलब जो भी भाग हैं उनका यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो डेरिवेशन कितनी आसान हो जाएगी आप देखोगे। तो वो जितना का जितना पार्ट है उस सब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या है, ये एसी धारा। देखो, डीसी धारा के लिए तो प्रतीक क्या था, इस तरह से सेल लगाते थे, सर्किट में लगाते थे, सेल लगाते थे। लेकिन एसी धारा के लिए अब जो है चिन्ह, जो है प्रतीक चिन्ह ये होगा। क्लियर? एसी धारा के लिए प्रतीक चिन्ह ये होगा। अब एसी धारा के लिए थोड़ा सा अपन देखें क्या है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इंडिया वर्सेस यूएसए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं आवृत्ति की, क्योंकि आपको पता है प्रत्यावर्ती आवर्ती वर्ड आता है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो इंडिया में जो आती है इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ज। कितनी होती है? 50 हर्ज। 50 हर्ज मतलब एक सेकंड में 50 चक्कर। यूएसए में जो होती है उसकी आवृत्ति होती है 60 हर्ज, ठीक है। बात करते हैं वोल्टेज की या विभव की, तो वहाँ पे जो विभव आता है वो कितना आता है, यहाँ कितना आता है। तो इंडिया में विभव आता है लगभग 220 वोल्ट और वहाँ आता है 110 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि भारत में जितने भी उपकरण हैं वो 220 वोल्ट पे लगभग काम करते हैं यहाँ पे, और यूएसए में जितने भी उपकरण है, घरेलू उपकरण है, वो 110 वोल्ट पे काम करते हैं। मतलब ये एक सेकेंड में 50 चक्कर पूरे करती है। ये जो वेव है, मतलब एक सेकेंड में अगर अपन यहाँ पे देखें तो एक सेकंड में ऐसे ये 50 चक्कर पूरे करती है। ये एक चक्कर हुआ, ऐसे 50 चक्कर पूरे करती है एक सेकंड में। क्लियर? तो सवाल आया था कि एक सेकंड में, भारत में एक सेकंड में धारा कितनी बार जीरो होती है। तो आप देखिए, एक सेकंड में 2 बार हुई। क्लियर? यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक, एक सेकंड में 2 बार हुई। तो एक सेकंड में एक चक्र में 2 बार हुई और 50 हर्ज होती है, तो 50 इंटू 2 बराबर 100। तो एक सेकंड में 100 बार बंद होती है। क्या होती है? जीरो होती है। धारा कितनी होती है? जीरो। 100 बार धारा जीरो होती है एक चक्र में। वापस सुनिए मेरी बात को, एक चक्र में 2 बार और एक सेकंड में 50 चक्र पूरे करती है। हर्ज का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में तय किए गए चक्कर। तो हर्ज का मतलब है आवृत्ति होती है। तो 50 चक्कर पूरे करता है और एक चक्कर में 2 बार होता है, तो 50 चक्कर में कितनी बार हुआ? 100 बार। 50 इंटू 2, ये एक सवाल आया हुआ है। तो इंडिया वर्सेस यूएसए, तो ये फर्क है इन दोनों के अंदर। ठीक है भाई, इंडिया और यूएसए में क्या है। प्रतीक चिन्ह आप देखिए इस तरह से, ये साइन वेव ही है एक तरह से। अगर आप देखें तो ये साइन वेव ही बनी, तो इसका प्रतीक चिन्ह कुछ ऐसा होता है। क्लियर? ये प्रतीक चिन्ह आपको जब भी बनाना पड़ेगा, तो अब बैटरी बनाते थे, अब आपको ऐसा प्रतीक चिन्ह बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए क्या मैंने आपको बताया, क्या कुछ बताया। जैसे बाजार से अपन यहाँ पे, जब भी बाजार से अपन बल्ब लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा बल्ब के ऊपर ऐसे लिखा हुआ होता है 220 वोल्ट 100 वाट, मान के चलो ऐसे। तो एक तो किस वोल्ट पे वो उपकरण काम करेगा और कितने वॉट का है, वॉट मतलब शक्ति का मात्रक है, 100 वॉट का है। तो इस तरह के मात्रक लिखे हुए रहते हैं। तो अब प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक पूर्ण चक्र में औसत धारा और वर्ग माध्यम मूल धारा, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपन देखेंगे। तो अपन क्या देखेंगे आज? अपन पढ़ेंगे धारा का औसत मान। क्या पढ़ेंगे? धारा का औसत मान। आज हम पढ़ेंगे धारा का औसत मान। धारा के औसत मान में देखें, पहला, एक पूर्ण चक्र के लिए ठीक है, तो एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान
तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, आई औसत करना है तो क्या करेंगे, 0 से t आई डी टी बटा टोटल टाइम t, ये मैंने आपको पहले बताया, ऐसे करते हैं 0 से t आई डी टी। क्लियर, 0 से t डी टी, बीच में जो भी जिसका भी औसत करना है वो यहाँ डाल देते हैं और जितना समय होता है वो यहाँ रख देते हैं। ठीक है, चूंकि i कितना होता है, तो i की समीकरण अपन ने देखी थी पिछली क्लास में, i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, एसी जनरेटर से आती है, ये रख दिया अपन ने समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से i बराबर ये 1/t, ये तो बाहर आ गया, 0 से t आई नॉट या इसको थोड़ा सा अपन थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखते हैं, आई नॉट, दोनों मेथड बताऊंगा, साइन ओमेगा टी। क्लियर, और डी टी, आई नॉट आ गया बाहर तो ये हो जाएगा आई नॉट बट्टा टी, 0 से टी साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसका समाकलन मैं लगभग आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका जो एक चक्र के लिए औसत कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, क्लियर, तो आप ये बता सकते हो आई नॉट 0। क्लियर, तो आपका आंसर कितना होगा, एक चक्र के लिए औसत धारा कितनी हुई, 0। दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, ये आपको मैंने ये करने का तरीका बताया, ये आपको यहाँ पे डालना है। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, ये बेस्ट मेथड है, ये मेरा मेथड है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, तो अपन कहेंगे धारा का औसत I बराबर कितना है, I की जगह लिखा आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट बाहर आ गया चूंकि आई नॉट नियत है, साइन ओमेगा टी, यहाँ लिख सकते हो चूंकि आई नॉट शिखर धारा है, शिखर मान है, जो एक ही होता है नियत। ध्यान से देखिएगा, अब क्या है, साइन ओमेगा टी का एक चक्र के लिए औसत। ठीक है, तो ये अपन ने पूरे प्रोसीजर से करेंगे, यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो, पूरा प्रोसीजर से अपन करेंगे, कितना आता है, 0। पूरा प्रोसीजर करना है भाई, इसका ये ध्यान रखना, पूरा ये सॉल्व करना है। साइन ओमेगा टी का एक चक्र के लिए औसत आपको सॉल्व करना है, पूरा का पूरा जो पहले आपने किया है वो 0 तक लाना है। तो अपन क्या कहेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 2 व 3 से क्या होगा, तो I बराबर आई नॉट इंटू 0, तो औसत धारा एक चक्र के लिए कितनी होगी, 0। बस आपको जो साइन ओमेगा टी का औसत, ये चिन्ह का पूरा बताया है 0 तक लाने तक, वो पूरा डेरिवेशन यहाँ सॉल्व करना है और फिर उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा औसत 0। क्लियर भाई, तो धारा का औसत मान, एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान अपन ने निकाला, जो कितना आया, 0 आया। ये वाला मेथड बेस्ट मेथड है भाई, ध्यान रखना, ये वाला मेथड बेस्ट मेथड है। अब अगला करें, प्रथम धनात्मक अर्धचक्र के लिए एसी धारा का औसत। क्लियर, तो अपन सीधा लिखेंगे आई बराबर, समीकरण ये होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका औसत करेंगे, तो चूंकि आई नॉट नियत है बाहर आ गया। क्लियर, समीकरण 1, समीकरण 2, चूंकि आधे चक्र के लिए साइन ओमेगा टी का ये पूरा डेरिवेशन करना है, कितना आता है, पाई बाय 2 का उल्टा 2 बट्टा पाई। याद रखना, कैसे याद रखना है, पाई बाय 2 का उल्टा, ये अपन ने किया था समीकरण, या पूरा डेरिवेशन करना है, पूरा डेरिवेशन करना है आपको, पूरा डेरिवेशन करके यहाँ साइन ओमेगा टी का मान आपको यहाँ तक लाना है, फिर ये पूरा डेरिवेशन किया हुआ है वो यहाँ पे आपको सेट करना है। फिर आप क्या कहोगे, पुनः समीकरण 2 व 3 से आई बराबर कितना हो जाएगा,
आई नॉट, और इसका मान कितना हो जाए 2/पाई। तो औसत कितना हो गया, औसत हो गया 2I0/पाई। तो आधे चक्र के लिए औसत कितना हो गया 2/I0 × पाई। क्लियर। अब इसका अगर आप आगे मान निकालना है तो आप निकाल सकते हो 0.636 ठीक है। आप शिखर धारा को I0 भी लिख सकते हैं और आई मैक्सिमम के लिए IM भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्लियर। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना, बीच बीच में सेट करते जाना है। ठीक है। आगे प्यारे बच्चों देखिए, वर्ग माध्य मूलमान। एसी धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसको मैंने कहा IRMS मान जो निकालना है वो क्या करेंगे, IRMS धारा का पहले वर्ग करेंगे, फिर माध्य करेंगे, फिर वर्गमूल करेंगे। ठीक है। क्लियर। तो एसी धारा का वर्ग माध्य मूल मान एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए IRMS कितना होगा, RMS या वर्ग माध्य मूल को IRMS लिखते हैं। IRMS मान जो हुआ, या वर्ग माध्य मूल मान या RMS मान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पे RMS मान हो गया। जो भी समीकरण है I है उसका किया पहले वर्ग, फिर किया माध्य और फिर किया वर्गमूल। क्यों किया ऐसा, इसलिए किया क्योंकि डायरेक्ट अगर औसत ले रहे तो उसका औसत तो अभी अपन ने देखा था 0 आ रहा है, और ऐसा अगर 0 आने लगा तो अगर मीटर में अगर चेक किया तो क्या होगा, बिजली का बिल तो फ्री आ जाएगा, बिजली काउंट ही नहीं होगी। तो जब भी अपना मीटर जो बिजली काउंट करता है वो वर्ग माध्य मूल के हिसाब से करता है। क्या करता है, वर्ग करता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सबको वर्ग कर दिया तो सब हो गए पॉजिटिव, फिर उसका किया माध्य, और अपन ने वर्ग किया था, अब इसलिए अपने को उल्टा प्रोसेस वर्गमूल करना पड़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो वर्ग माध्य मूल मान क्या करेंगे अपन यहाँ पे, पहली ये हो गई, I बराबर कितनी होती है I0 sin ω t। समीकरण 1 व 2 से, बुक से बहुत ही बेहतरीन मेथड से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से देखना। IRMS बराबर R भी लिख सकते हो। ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा I0 sin ω t का वर्ग, फिर इसका किया माध्य और फिर वर्गमूल। क्लियर। तो फिर से देखें, IRMS मान I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ω t वर्ग कर दिया, औसत और वर्गमूल। पुनः IRMS बराबर I0 स्क्वायर बाहर आया औसत से, क्योंकि एक नियत मान है और नियत मान का कोई औसत नहीं होता, और ये औसत का चिन्ह है, ध्यान रखना। क्लियर। ये खुला मुंह और बंद मुंह जो भी आप जो भी कहते हो। IRMS मान जो आ गया वो कितना आ गया। अब इधर देखिए, अब अपने लिए एक समस्या खड़ी हो गई। समस्या क्या खड़ी हुई, इसका मान निकालना एक चक्र के लिए। तो पुनः इसको करेंगे विचार। अब एक पूर्ण चक्र के लिए साइन स्क्वायर ω t का औसत कितना होता है, साइन स्क्वायर ω t का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत होता है 1/2। ठीक है। ये आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, ये डेरिवेशन करना है, वो जो मैंने बताया था ना, वो डेरिवेशन यहाँ पे फिट करना है। देखो मैंने आपको अलग से ब्लॉक में बता दिए अब समाकलन। अब आपको कुछ नहीं करना, जहाँ जरूरत है वहाँ से वो ब्लॉक उठाए और यहाँ इंसर्ट करना है। बहुत जगह जरूरत पड़ेगी तो आपको मिक्स में नहीं करना है। अगर आप मिक्स में पढ़ोगे तो आपका सिर्फ एक डेरिवेशन तैयार होगा और हर एक के लिए आपको अलग अलग याद करना पड़ेगा। इससे अच्छा आपने क्या किया, साइन स्क्वायर ओमेगा इनका एक बार में वैल्यू याद कर ली। अब उस वैल्यू को आप कहीं पे भी घुसा सकते हो, कहीं पे भी घुसा सकते हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तो मैंने इसको इस तरह से लिया। ठीक है। तो समीकरण 4 व 5 से IRMS बराबर I0 का स्क्वायर इंटू 1/2 कितना आया, इसका मान साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान क्या लिख दिया मैंने 1/2 ब्रैकेट में लिख दूं खाली। ठीक है। तो IRMS जो आया वो कितना आया I0 और नीचे कितना आया √2।
आई आर एम एस, और क्या आया, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बट्टा रूट टू वर्ग माध्य मूल मान। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था शिखर मान वह मान होता है जो सबसे अधिक मान होता है पूरे उसके दौरान। तो ध्यान से देखिए, शिखर मान है ये, शिखर मान सबसे अधिक होता है और बाकी कोई भी मान हो, आरएमएस हो या कुछ भी हो, वो उससे कम ही होगा। तो अगर इसको नॉर्मली आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रखो, आई आरएमएस और आई नॉट दोनों को ऐसे लिख दिया, वीमाई मैच होगी, वीमाई आई आर बराबर आई नॉट, शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान ऐसे लिख दिया। अब आपको पता है कि इन दोनों में फर्क होता है रूट टू गुना का, कितने का, रूट टू गुना का। तो आप ये देखिए कि यदि ये सबसे ज़्यादा है तो इसको रूट दो से भाग देंगे तभी तो ये इसके बराबर आएगा, ये ज़्यादा है, ज़्यादा को एक से ज़्यादा से, रूट टू का मान कितना होता है 1.414, तो एक से ज़्यादा से भाग देंगे तभी तो ये क्या होगा, ये आपस में दोनों बैलेंस होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, नीचे कर दो भले, ठीक है। क्या है, इसी का अगला मान बता देता हूँ, 1/√2 का मान होता है 0.707, तो ये 0.707 आई नॉट भी इसको बोल सकते हैं। कितना होता है 0.707। इसी प्रकार अगर वी आर एम एस बराबर करें तो ये हो जाएगा वी नॉट बट्टा रूट टू। क्लियर। तो धारा का आर एम एस मान और विभव का, जो अपने घरों में 220 आता है, 220 वोल्ट, वो कौन सा मान होता है, वो आरएमएस मान नहीं होता है। तो घरों में जो अपने 220 वोल्ट आता है ना, 220 वोल्ट वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, या अपन वो स्टेबलाइजर लगाए तो उसमें दिखता है, वो सारा का सारा जो मान होता है वो कौन सा होता है, वर्ग माध्य मूल मान। इस वर्ग माध्य मूल मान को ही आभासी या प्रभावी मान भी कहते हैं, आभासी या प्रभावी मान भी कहते हैं, आभासी या प्रभावी मान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी सुनिए। इनको आभासी या प्रभावी, आरएमएस मान को आभासी मान या प्रभावी मान भी कहते हैं क्योंकि डीसी के जो फॉर्मूले हैं, डीसी जो विद्युत धारा में पढ़े थे, वो सारे के सारे फॉर्मूले वी आर एम एस और आई आर एम एस के रूप में यहाँ पे काम आ सकते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि पावर का फॉर्मूला, देखो पावर का फॉर्मूला मैं वहाँ पे लिखता था वी आई, तो मैं यहाँ पे पावर का फॉर्मूला डीसी में, और एसी में पावर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वी आर एम एस और आई आर एम एस। क्लियर। क्या लिखेंगे, वी आर एम एस और आई आर एम एस। इनकी तुलना करनी हो डीसी की एसी से तो आरएमएस मान के हिसाब से कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं आभासी मान या प्रभावी मान। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से, बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, इसको समझने का प्रयास कीजिए भाई, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, वर्ग माध्य मूल धारा आई आर एम एस बोल सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर एम एस, रूट, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं पहले, फिर मीन करते हैं और फिर रूट करते हैं, इंग्लिश में ऐसे इसको उल्टा लिखते हैं। तो यहाँ तक इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अब आगे देखिए,
अब अगला है कि एसी धारा का मापन। तो देखो अपन देखते हैं डीसी धारा का मापन किससे होता है? नॉर्मल जो लैब में अमीटर होते हैं डीसी अमीटर से होता है। और ये जो डीसी अमीटर है, ठीक है, ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करते हैं। ये आपने देखे होंगे लैब में, यही दिखता है, चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन एसी धारा का मापन इससे नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि बल आघूर्ण की दिशा तेजी से बदलती है। क्या होती है? तेजी से बदलती है। और जड़त्व के कारण सुई क्या रहती है? जड़त्व के कारण सुई स्थिर रहती है, उसको समझ ही नहीं आता रहती है, सुई स्थिर रहती है और धारा का मान सदैव शून्य प्राप्त होता है, सदैव। और एसी धारा का मान सदैव शून्य प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। तो भाई अगर डीसी अमीटर का इससे मापन नहीं कर सकते, किसका? डीसी धारा का, एसी धारा का डीसी धारा वाले अमीटर से इसका मापन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, एसी धारा में दिशा चेंज होती है, दिशा चेंज होती है तो बल आघूर्ण जो है उसकी दिशा तेजी से बदलती है। और जड़त्व के कारण आपको पता है कि किसी चीज़ को मूव होने में टाइम लगता है, तो जड़त्व के कारण वो सुई उठ नहीं पाती और जीरो पे ही रहती है, मतलब मूव नहीं करेगी। तो धारा का मान कितना प्राप्त होता है? एसी धारा का मान इससे शून्य प्राप्त होता है। वही मैंने कहा कि जो औसत मान है वही। तो अब अपन क्या करेंगे इसके लिए? औसत मान शून्य प्राप्त होता है, तो अब अपन क्या करेंगे? अब इसके लिए अपन करेंगे तप्त तार अमीटर। कैसा? तप्त तार अमीटर का इस्तेमाल करेंगे, जो ऊष्मीय प्रभाव पे काम करती है। किस पे? ऊष्मीय प्रभाव पे, या ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करती है। ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत, जैसा चित्र में आपको दिख रहा होगा, सिद्धांत पर कार्य करती है। तप्त तार अमीटर का इस्तेमाल करते, वो बना हुआ पड़ा है। ये क्या है? तप्त तार अमीटर। तप्त तार अमीटर ये क्या करता है? ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पे काम करती है। इसमें क्या होता है कि जो धारा, ये जो है स्क्वायर या आरएमएस धारा का स्क्वायर या वोल्टेज आरएमएस का स्क्वायर जो है उसी के आधार पर काम करती है। तो आई आरएमएस का स्क्वायर पर निर्भर करती है, पर इसके मान निर्भर करते हैं, इसके मान निर्भर करते हैं। इसके अंकित मान 1:2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर में होते हैं, मतलब स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। एक का तो अपन कह सकते हैं 1:4:9:16 के रूप में इसके होते हैं। तो देखिए कैसे होता है मीटर। देखिए 0 से बीच में कितना कम गैप है, और 20 से 40 के बीच में कितना गैप है, और 40 से 60 के बीच में 20। देखो गैप 20 का ही है, लेकिन 21 गुना में बढ़ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। देखिए तो इस तरह का होता है तप्त तार अमीटर, जिसमें मतलब गैप जो समान नहीं होते हैं। क्लियर? गैप वेरी करता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं दूरी, पॉइंट्स के बीच में दूरी क्या होती है? दूरियां बढ़ती जाती है। क्लियर? इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिए इसको, जल्दी से देखिए। साधारण सा पॉइंट है, कोई इतना खास पॉइंट नहीं है। जल्दी से देखिए, देखो 0 और 20 के बीच में कितना कम गैप है, लेकिन 20 और 40 के बीच में गैप बढ़ रहा है, और फिर 40 से 60 के बीच में गैप और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस तरह से गैप जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है।
तो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगले टॉपिक में हम बच्चों चर्चा करेंगे जो ये प्रत्यावर्ती धारा है, ये प्रत्यावर्ती धारा है, ये इसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या इसके दोष है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो है, अगर इसकी इंडेक्स बनाए या सीधा इसी में लिख देते हैं, आ जाएगा वैसे तो इसमें। ठीक है, कौन सी धारा है भाई? एसी धारा। ठीक है, एसी धारा की विशेषताएं। तो पहले एसी धारा की विशेषताएं देखिए भाई, क्या क्या विशेषताएं हैं जिससे अपन घर के जितने भी उपकरण हैं वो एसी धारा पे ही काम करते हैं। तो इस एसी धारा की विशेषताएं क्या है? तो देखिए, पहला, एसी को ट्रांसफॉर्मर की सहायता से कम ज़्यादा किया जा सकता है। कम ज़्यादा मतलब अपन ट्रांसफॉर्मर लगा के चाहें तो एसी धारा को कम ज़्यादा किया जा सकता है। दूरस्थ स्थानों तक इसका संचरण करने में ऊर्जा हानि न्यूनतम होती है। क्या होती है? ऊर्जा हानि न्यूनतम होती है। क्या करते हैं इसमें मैं बता दूं। तो देखो, एसी धारा ट्रांसफार्मर अभी पढ़ेंगे, इस चैप्टर का एंड पार्ट ट्रांसफार्मर है और इस वर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। तो ट्रांसफार्मर जो है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी आपको ट्रांसफार्मर के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, इसलिए जब ट्रांसफार्मर आएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। दूरस्थ स्थानों तक इसका संचरण करने में ऊर्जा हानि न्यूनतम होती है। इसमें अपन क्या करते हैं, P बराबर आपको पता है VI और P बराबर ये पावर हमेशा नियत रहती है। तो ट्रांसफार्मर कोई पावर उत्पन्न करने वाली युक्ति नहीं है। इसमें क्या होता है, P बराबर VI में अगर नॉर्मली देखें तो मैं इसको एक बार में, तो इसमें क्या होता है कि ध्यान से देखिएगा, विभव को बढ़ाकर धारा को कम कर दिया जाता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या करते हैं कि विभव को ज़्यादा बढ़ाकर धारा को कम कर देते हैं। इससे क्या होता है, धारा जब कम होगी, धारा कम होगी तो इलेक्ट्रॉन कम मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन कम मूव करेंगे तो विरोध नहीं होगा और मोटे तार होते हैं तो उससे प्रतिरोध भी क्या होता है, शून्य होता है। तो देखिए क्या किया, P बराबर VI, विभव को बहुत उच्च कर दिया, धारा को बहुत न्यून कर दिया, धारा को मिनिमम कर दिया क्योंकि पावर तो उतनी ही रहनी है। धारा को जब न्यूनतम कर दिया तो अब कम इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे, और जब कम इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रहे हैं वो भी मोटे तार में, तो रुकावट का सवाल ही नहीं है। तो प्रतिरोध क्या हो गया, नगण्य। और जब प्रतिरोध ही नहीं है तो I2RT से H बराबर I2RT से ऊर्जा हानि होना भी न्यूनतम हो जाएगा। ऊर्जा की हानि क्या हो जाएगी, न्यूनतम, क्योंकि प्रतिरोध न्यून हो गया, धारा न्यून हो गई, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, न्यून हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ किस में संभव है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एसी धारा के कारण संभव है। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट देखिए। तीसरा, एसी को दिष्ट कार्य की सहायता से आसानी से डीसी में बदल सकते हैं। तो देखो क्या है, कहीं कहीं पे बदल सकते हैं, तो कहीं कहीं पे मान के चलो अपने को डीसी की जरूरत भी हुई घर में, मान के चलो घर में अपन क्या दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं, और मान के चलो कहीं कहीं पे घर में अपने को डीसी की जरूरत हुई तो अपन क्या करेंगे, वहाँ पे एक दिष्टकारी लगा देंगे। वो दिष्टकारी क्या करेगा, एसी को इजीली डीसी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अपने मोबाइल में लगा हुआ होता है, मोबाइल के चार्जर में लगा हुआ होता है। चार्जर में क्या होता है, चार्जर में 2 चीज़ें लगी हुई होती है, एक होता है दिष्टकारी और एक होता है कौन सा, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है पहले कि जो हाई वोल्टेज घर में आता है 220 वोल्ट, उसको करता है न्यून। घर में मान के चलो आपके वोल्टेज आया 220 आ रहा है, 220 वोल्ट एसी, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको मान के चलो 10 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर दिया।
अब दिष्टकारी क्या करता है, दिष्टकारी क्या करेगा, इसे 10 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो अपने जो घर में मोबाइल का जो चार्जर होता है उसके अंदर ये प्रोसेस होता है। तो 220 एसी को 10 वोल्ट में बदलने के लिए ट्रांसफार्मर होता है, और 10 वोल्ट एसी को 10 वोल्ट डीसी में बदलने के लिए दिष्टकारी का इस्तेमाल होता है। तो अगर घर में अपने को अगर कहीं पे डीसी धारा भी चाहिए तो वो डीसी धारा भी अपने को आसानी से मिल जाती है। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला पार्ट, एसी धारा जनित्र व एसी मोटर का चालन का प्रचालन आसान होता है और ये कम खर्चीले होते हैं। क्या होते हैं? कम खर्चीले होते हैं। तो इन पे खर्चा भी कम आता है, कम खर्चीले होते हैं। तो ये मैंने लगभग 4 विशेषताएं बताई आपको, किसकी? एसी की, कि एसी को ट्रांसफार्मर की सहायता से कम ज़्यादा कर सकते हैं, दूरस्थ स्थानों तक इसका संचरण करने में ऊर्जा हानि न्यूनतम होती है, एसी को दिष्टकारी की सहायता से जब भी ज़रूरत पड़े आसानी से डीसी में बदल सकते हैं, एसी धारा जनित्र व एसी मोटर का प्रचालन जो है वो क्या होता है? आसान होता है, ठीक है, और कम खर्चीले होते हैं। ये प्रचालन आसान होता है, सुविधाजनक होता है और ये कम खर्चीले होते हैं। अब आते हैं इसके क्या दोष, क्या है? तो एसी धारा के दोष, पहला दोष, यह डीसी की तुलना में खतरनाक होती है। यह डीसी की तुलना में क्या होती है? खतरनाक होती है। तो मैं कहूं यदि 220 वोल्ट डीसी खतरनाक होती है, क्यों? मैंने कहा 220 वोल्ट डीसी, तो जब इसका किसी को झटका लगेगा तो झटका जितना है उतना ही लगेगा, तो 220 वोल्ट का ही झटका लगेगा कंटिन्यू, ठीक है, 220 वोल्ट डीसी का झटका। लेकिन जब मैं 220 वोल्ट एसी की बात करूंगा, क्लियर, तो ये जो मान है, ये 220 जो है, इसमें इसका आरएमएस मान है, और आरएमएस मान के अंदर अधिकतम मान की जब मैं बात करूंगा तो मैं इसको √2 VRMS करूंगा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, अधिकतम मान या शिखर मान। तो इसी ग्राफ में जब शिखर मान कितना होगा, 220 वोल्ट एसी में जब 220 वोल्ट आरएमएस मान है तो शिखर मान कितना होगा? आरएमएस मान का √2 गुना, तो √2 इंटू 220 किया तो ये आ जाएगा लगभग 311 वोल्ट। कितना आएगा? 311। तो अधिकतम मान कितना आया भाई? 311 वोल्ट। तो इस केस में जब आपको 220 वोल्ट एसी का झटका लगेगा तो जोर का झटका निश्चित रूप से बड़े जोर से लगेगा, क्योंकि उस जोर में 311 वोल्ट भी सम्मिलित है, और इसी के कारण व्यक्ति को झटके का अनुभव ज़्यादा जोर का होता है। तो इससे इंसान की जान भी जा सकती है। तो 311 वोल्ट जो आया शिखर मान, वो बड़ा ही खतरनाक है, उससे √2 गुना ज़्यादा है, लगभग 1.5 गुना हो गया। तो इसलिए जो है 220 वोल्ट डीसी से 220 वोल्ट एसी खतरनाक है। क्लियर? तो खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश ना करें। जब भी घर में कोई बिजली का काम ना करें और करने की कोशिश भी हो रही है तो जूते चप्पल पहन के करें। तो दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पे अपन शुरू करेंगे तो दूसरा है कि इसमें क्या होता है? त्वचिक प्रभाव होता है। क्या होता है भाई? इस धारा के अंदर त्वचिक प्रभाव होता है। क्लियर? तो त्वचिक प्रभाव में क्या होता है कि उच्च आवृत्ति की जो एसी धारा होती है उसमें जो धारा है तार के संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अंदर से वितरित नहीं होती है और सिर्फ पृष्ठ की परतों में ही प्रवाहित होती है। क्लियर? तो इसमें क्या है? इसमें दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है त्वचिक प्रभाव। क्या है भाई? त्वचिक प्रभाव क्या है? त्वचा। त्वचा, त्वचिक से समझ में आ रहा है? त्वचा। जैसे सुनना, अपने शरीर की ये त्वचा है, बाहरी आवरण है। क्लियर? बात आ रही समझ में? तो जब भी एसी ऐसे तार, जैसे मान के चलो हाथ एक तार है तो त्वचा है, वैसे ही धारा जो है त्वचा में बहती है। क्लियर? तो एसी धारा
एसी धारा तार के संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में न बहकर केवल बाहरी पृष्ठीय आवरण मतलब त्वचा है ना में बहती है, बाहरी पृष्ठीय आवरण में बहती है। तो कहाँ बहेगी? एसी धारा तार के संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में न बहकर, मान के चलो ये तार है तो इसके संपूर्ण में न बहकर कहाँ सिर्फ और सिर्फ बाहरी आवरण में बहती है। बीच में क्या रहती है? खोखला, बीच में नहीं बहती है धारा, तो केवल बाहरी पृष्ठीय आवरण में बहती है। क्लियर? इसीलिए जब भी मोटे तार की आवश्यकता होती है कई सारी पतली तारों को गूंथकर मोटी तार बनाई जाती है, मोटी तार बनाई जाती है। तो कई सारी पतली तारों को गूंथकर मोटी तार बनाई जाती है। तो देखो इसमें क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ धारा बाउंड्री पे ही बही, त्वचा में ही बही, बीच में नहीं बही, तो बीच में तो मटेरियल अपना वेस्ट हो गया। तो बीच में वेस्ट हो गया तो इसलिए अपन क्या करेंगे, अपने को इतनी मोटी अगर वायर बनानी है तो अपन क्या करेंगे, बहुत सारी पतली वायर का क्या करेंगे, एक गुच्छा लेंगे, उनको गूंथ देंगे आपस में। आपने देखा होगा घर में कोई तार आपने छीली होगी तो आपने देखा होगा उसके अंदर बहुत सारे पतले पतले तार होते हैं। आप सोचते हो इतने पतले तार, तो इसीलिए क्यों, त्वचिक प्रभाव के कारण क्या होता है कि अपन बहुत सारी पतली त्वचिक प्रभाव के कारण क्या होता है, सारा जो धारा है वो बाहरी आवरण में बहेगी, तो अंदर का मटेरियल अपने काम का नहीं रहेगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, उसी मटेरियल की बहुत पतली तारें बना लेंगे, ताकि पतली तार का बाहरी आवरण में धारा बहेगी तो अंदर तो वैसे पतली तार में कुछ होगा ही नहीं, अंदर आयतन होगा ही नहीं। तो इसलिए अब गूंथ कर उतना का उतना मोटा तार बना लिया जाएगा और इन सभी में अब धारा बहेगी। क्लियर? तो ये हो गए दो। ध्यान से देखिए, पहला है कि एसी धारा खतरनाक है और दूसरा है इसका त्वचिक प्रभाव। क्लियर? तीसरा, इसे विद्युत चुंबक बनाने में काम में नहीं ले सकते। विद्युत चुंबक बनाने में काम में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते वो भी देखिए। विद्युत चुंबक के लिए आपको पता है धारा की दिशा सदैव जैसे परिनालिका में एक ही दिशा में होनी चाहिए, लेकिन जैसे एसी लगाएंगे तो क्या करेगा, एक चक्र, आधे चक्र में धारा एक दिशा में और अगले आधे चक्र में धारा विपरीत दिशा में बहेगी। तो इससे चुंबक का क्या होगा, इससे जो भी पदार्थ है उसका क्या होगा, चुंबकन विचुंबकन होता रहेगा। तो ये अपने कोई काम का नहीं है विद्युत चुंबक बनाने में। क्लियर? तो तीन हो गए, इसे विद्युत चुंबक बनाने में काम में नहीं लिया जा सकता। एसी का सीधा उपयोग विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रॉन प्लेटिंग में नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता है। क्लियर भाई? तो इसका विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रॉन प्लेटिंग में भी सही पूरा मतलब डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इसके 4 नेगेटिव पॉइंट है, खतरनाक है, त्वचिक प्रभाव, विद्युत चुंबक बनाने में काम में नहीं ले सकते और विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रॉन प्लेटिंग में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने एसी धारा का औसत मान आधे चक्र के लिए और पूर्ण चक्र के लिए, फिर अपन ने अपने वर्ग माध्य मूल मान देखा जो अपने आगे पूरे चैप्टर में बड़े काम का है। उसके बाद अपन ने देखा कि एसी धारा जो है घरों में आती है एसी धारा, उस एसी धारा की क्या विशेषताएं हैं और क्या उसके नेगेटिव पॉइंट है। तो आप नेगेटिव पॉइंट में मैंने आपको अभी पुनः बताया, खतरनाक है, त्वचिक डीसी से खतरनाक है और त्वचिक सवाल आ चुका है कि
एसी धारा डीसी धारा से खतरनाक है क्यों, तो ये अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं और ये सवाल भी आ चुका है। तो खतरनाक त्वचक प्रभाव, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रॉन प्लेटिंग और विद्युत चुंबक बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। और प्लस पॉइंट क्या है इसके, पहला इसका प्लस पॉइंट है कि इसको ट्रांसफार्मर से कम ज़्यादा किया जा सकता है। दूसरा है कि इसको बहुत अधिक दूरस्थ स्थानों तक आसानी से संचरित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट जो है अपन ने यहाँ पे लिखा कि एसी धारा जनित्र और एसी मोटर जो है उनका प्रचालन क्या होता है, बड़ा आसान होता है और ये कम खर्चीले होते हैं। तो इस तरह से अपन ने इसकी विशेषताएं और दोष या नेगेटिव पॉइंट्स देख लिए। तो अगली क्लास में बच्चों आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।